डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि एक प्लानिंग के तहत आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम आपके सामने 10th साइंस का सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री को कवर करता है। साइंस में तो तीनों हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोलॉजी हैं साइंस बुक में, लेकिन ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री के पार्ट को कवर करता है। इसके पहले हम आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ा चुके हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड डिफरेंट रिएक्शंस। उसमें कुछ असाइनमेंट भी मैंने भेजा था आपको। उम्मीद है आपने असाइनमेंट कर लिया होगा। अगर उसमें कोई परेशानी आई हो या कुछ पूछना हो तो आप लिख करके भेज सकते हैं, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, या फर्दर एक्सप्लेन करता हुआ कोई वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। अब ये सेकंड टॉपिक जो है, एसिड्स एंड बेसिस या फिर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अगर तीनों को शामिल हम कर लें, तो इसको बताने के पहले हम आपसे कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहेंगे। जैसे आप एक 6-7 में पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी पूछिएगा कि नींबू खट्टा क्यों होता है, तो तुरंत बच्चा बोलेगा कि साइट्रिक एसिड उसमें प्रेजेंट इसलिए खट्टा होता है। क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है, रादर साइंस से ज़्यादा ये एक जीके का क्वेश्चन है। तो उसके लिए ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ साइट्रिक एसिड का प्रेजेंस ही किसी फूड मटेरियल को खट्टा कर दे ऐसा जरूरी नहीं है, या साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस वाला ही फूड मटेरियल एसिडिक हो ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, उसके अलावे भी कुछ दूसरे कंपोजिशंस हैं जो प्रेजेंट होने से फूड मटेरियल एसिडिक हो जाता है। जैसे विनेगर तो आप जानते होंगे, ये वही जो चाउमीन में मिलाते हैं, खाते हैं, चाउमीन में मिला करके आपको खिलाता है, या पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए घर में मम्मी जो हैं, मदर्स हैं, जो लगाती हैं अचार, तो उसमें डालती हैं विनेगर ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों का संबंध एसिड्स एंड बेसिस से हैं। अब जैसे बेसिस हैं, कुछ वैसे भी बेसिस होते हैं जो काफ़ी बीटर टेस्ट वाले होते हैं, यानी वो उनका बीटर का मतलब थोड़ा सा अजीब तरह का, गंदा टेस्ट में ले सकते हैं बेस के टेस्ट को। तो अगर फॉर्मली हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो चलिए हम फॉर्मल शुरू होते हैं कि अ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट्स अराउंड अस हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम आर सावर, सम आर bitter, some of them are salty in taste। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि sour and bitter taste of food materials are due to the presence of acids and bases in them, in these substances. For example, the sour taste of lemon juice is due to citric acid, while that of vinegar is due to इथेनोइक एसिड। अभी हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से लेमन जूस एसिडिक होता है, लेकिन विनेगर एसिडिक होता है एसिटिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से। अब उसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है, इसलिए इथेनोइक एसिड यहाँ लिखा हुआ है। The bitter taste of baking soda is due to sodium hydrogen carbonate। बेकिंग सोडा तो आप जानते होंगे, घर में जो मीठा सोडा के नाम से इस्तेमाल किया जाता है उसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। कहा तो जाता है बेकिंग सोडा, लेकिन कभी टेस्ट करके देखिए तो उसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, अजीब तरह का टेस्ट होता है। All the substances around us are not edible, that is they cannot be tested। अब ये बताइए कि एसिड बेस को बताने के लिए क्या हर सब्सटेंस को खा करके आप देखेंगे, हर सब्सटेंस को टेस्ट करके आप देखेंगे? ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर सब्सटेंस ईडेबल तो है नहीं, खाने लायक तो है नहीं। तो कुछ अल्टरनेट उपाय तो सोचना होगा ना, जिसके माध्यम से या जिसके बेसिस पर आप बता सकें कि फलां सब्सटेंस एसिडिक है और फलां सब्सटेंस बेसिक नेचर रखता है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो उपाय आपके पास होने चाहिए। तो
इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का। ऑल द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर नॉट एडिबल, दैट इज दिस कैनॉट बी टेस्टेड। देयरफॉर the acidic or basic nature of the substances can be identified by using indicators। अब नाम से स्पष्ट है कि इंडिकेटर्स माने जो कुछ इंडिकेट करे, कुछ संकेत दे। तो फॉर्मली पहले इसको डिफाइन कर लीजिए कि एन इंडिकेटर इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस that gives a visible sign of presence of an acid or a base in a solution by a color change। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनको एसिड या बेस में डालने के बाद कुछ कलर चेंज होता है जो डेफिनेटली एसिड और बेस में अलग अलग तरह का होता है, जिससे हमें ये सूचना मिल जाती है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स को बनाया जाता है, डाइज से उनका प्रिपरेशन होता है, उनको सिंथेटिक कहा जाता है। तो इसलिए इनको डिफरेंट क्लासेस में हम बांट देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। ये क्या होते हैं भाई? तो ये जनरली लिटमस होते हैं, रेड कैबेज लीव्स जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक हल्दी जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, वो हल्दी भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो देखिए, अगर डेफिनेशन की बात आए तो आप लिखेंगे कि द नेचुरल सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर ऑर्डर in acidic and basic medium are called natural indicators। For example, litmus, red cabbage leaves, turmeric, etc। देखिए, यहाँ कलर के साथ साथ ओडर भी एक फोकस किया गया। ओडर दैट मीन्स स्मेल। तो इसमें भी अब इसके बाद चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी तो यहाँ नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर की मैंने बात करी। उस नेचुरल इंडिकेटर में ही एक और इंडिकेटर आ जाता है जो स्मेल से इंडिकेट करता है एसिड और बेस को, ओडोर से बताता है एसिड और बेस को, और आगे चल के बताएंगे उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। लेकिन पहले हम अभी फोकस करें नेचुरल इंडिकेटर, जिसका डेफिनेशन अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया, और अब उसके बाद सिंथेटिक करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन जो वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स है, ये होता क्या है एक्चुअली? तो ये एक पर्पल डाई होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स इन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन द लेबोरेटरी। सॉरी, इन द नहीं, इज द ए पर्पल डाई extracted from lichens is the most commonly used indicator in the laboratory। And some other natural indicators with their color in acidic and basic medium। देखिए, नीचे एक टेबल बना हुआ है, यहाँ से आप देखिएगा टेबल नज़र आ रहा होगा, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। लिटमस, इसका जो न्यूट्रल मीडियम में कलर होता है वो पर्पल होता है। देखिए, एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू होता है। वही अगर टर्मरिक की बात करें तो सभी आप पहचानते हैं कि पीले कलर का होता है हल्दी, येलो होता है इसका कलर, नेचुरल इसका कलर न्यूट्रल मीडियम में येलो होता है। एसिडिक मीडियम में भी ये येलो ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये रेड या रेडिश ब्राउन हो जाता है। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जब कपड़ों पर करी वगैरह का दाग लग जाता है और उस पर आप साबुन लगाते हैं तो वो पीला दाग रेड में कन्वर्ट कर जाता है। अलग बात है कि फिर उसको वॉश कर दिया जाए पानी से और सुखा दिया जाए तो फिर वो रेडिश ब्राउन नहीं रहता है, वो फिर थोड़ा पीला का पीला ही रहता है। तीसरा जो हमने इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में लिया उसको रेड कैबेज लीव्स लिया है। ये न्यूट्रल मीडियम में रेड ही होता है, यही इसका ओरिजिनल कलर भी है। एसिडिक मीडियम में भी रेड होता है, लेकिन बेसिक में
ये ग्रीन होता है। ये सब याद रखने की ज़रूरत इसलिए है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो पहले ही हमने कहा कि ये केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो डिफरेंट कलर से एसिडिक और बेसिक मीडियम की पहचान कराते हैं। These are the chemical substances that show different colors in acidic and basic medium, and for example you can take methyl orange and phenolphthalein। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं और इनके द्वारा जो कलर शो किया जाता है, ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, देखिए यहाँ मिथाइल ऑरेंज और यहाँ फेनोल्फथलीन को मैंने मार्क किया। अब न्यूट्रल मीडियम में मिथाइल ऑरेंज देखिए ऑरेंज ही रहता है जो उसका नेचुरल कलर है, न्यूट्रल में वही होगा। एसिडिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है। अगर किसी एसिड में मिथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो उस एसिड का कलर पिंक हो जाता है, मतलब मिथाइल ऑरेंज का कलर पिंक हो जाता है। और बेस में डालते हैं तो वो कलर येलो हो जाता है। उसी तरह से फेनोल्फथलीन जिसका न्यूट्रल कलर कलरलेस है, उसका नेचुरल कलर ही मतलब है ही नहीं कुछ, कलरलेस है, एसिडिक मीडियम में रिमेन कलरलेस, वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में जाता है तो वो पिंक हो जाता है। अब देखिए, अब आप सक्षम हैं अपने एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटी डिस्कस किया गया है और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो एक्टिविटी 2.1 एंड एक्टिविटी 2.6 अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया इसके बेसिस पर इन दोनों एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने में, इनको सॉल्व करने में आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। मैंने यहाँ इसलिए नोट में लिख दिया है। अब देखिए, बिसाइड्स दिस नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैंने पहले कहा कि इन दोनों के अलावे देयर आर सम इंडिकेटर्स विच कैन डिस्टिंग्विश एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। अपने स्मेल के बेसिस पर वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। सच इंडिकेटर्स आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और इनके एग्जाम्पल्स हैं क्लोव ऑयल, क्लोव समझते हैं ना, लौंग, लौंग का तेल जनरली दांत वगैरह में दर्द होता है तो लोग क्लोव ऑयल देते हैं। ऑनियन जूस, प्याज समझते हैं ना, ऑनियन। वेनिला एसेंस, इससे तो काफ़ी परिचित होंगे, बहुत सारे फूड मटेरियल में एसेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके सबसे कॉमन तो आइसक्रीम है इसका। तो ये सम कॉमन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और बिल्कुल क्लियरली यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखिए कि सम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विद देयर कलर नहीं, विद देयर ऑर्डर इन डिफरेंट मीडिया आर गिवन बिलो। मीडिया मीन्स मीडियम का प्लूरल हो गया, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तो वहाँ मीडिया कर दिया गया। अब देखिए यहाँ इंडिकेटर शो किया गया है। यहाँ न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा उसका स्मेल, एसिडिक मीडियम में क्या स्मेल होगा, बेसिक मीडियम में क्या स्मेल होगा। इसी के बेसिस पर वहाँ आइडेंटिफाई करेंगे हम एसिड और बेस को। तो क्लोव ऑयल की बात करें तो क्लोव ऑयल न्यूट्रल मीडियम में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखता है। लौंग में स्मेल तो होता है, आप ले करके ऐसे खड़े लौंग को भी हाथ में ले करके और स्मेल कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर होगा। एसिडिक मीडियम में भी ये स्मेल मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर किसी बेसिक मीडियम में इसको डालते हैं तो वहाँ स्मेल इसका डिटेक्ट नहीं होगा, स्मेल ख़त्म हो जाएगा। वेनिला एसेंस भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखता है। आप देखते ही हैं आइसक्रीम वगैरह में स्मेल आता है, वेनिला का अलग पता चलता है, चॉकलेट का अलग पता चलता है, आप डिफरेंट टाइप का उसमें आता है, कहीं काजू पिस्ता आता है तो बटर स्कॉच आता है, तो सबका अलग अलग ऑर्डर होता है, सबका अलग अलग स्मेल होता है। तो वेनिला एसेंस जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। एसिडिक मीडियम में भी वो स्मेल मेंटेन रहता है।
लेकिन बेसिक मीडियम में इसके स्मेल को भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और यही चीज़ ऑनियन जूस पर भी लागू होती है, वो भी बेसिक मीडियम में उसका भी स्मेल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, ये इतना जानने के बाद फिर आप नाउ यू मे बी एबल टू सॉल्व एक्टिविटी 2.2 गिवन इन NCERT बुक। अब जो एक्टिविटी 2.2 आपके चैप्टर में दिया हुआ है उसको सॉल्व करने में आप सक्षम हैं। और यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है। ये इसलिए दे दिया है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का, और अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 नंबर का होता है डियर। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ, वैसे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली ये ऊपर वाला टेबल आप देखेंगे, ये पूरा टेबल, और आप इसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। अ पीस ऑफ वाइट क्लोथ, एक उजले कपड़े का छोटा सा पीस, हैज ए येलो स्टेन ऑफ करी, वहाँ करी का पीला दाग उसमें लग गया है। When soap is applied during washing, वॉश करने के दौरान अगर सोप इस पर इस्तेमाल किया जाता है, the yellow stain turns reddish brown. On rinsing the cloth with excess water, the reddish brown stain again turns yellow. जब उसको धोया जाता है एक्सेस वाटर के साथ, जब उसको रिंज कर दिया जाता है, खंगालना जिसको बोलते हैं आप, जब खंगाल देते हैं कपड़े को, तो फिर से वो येलो कलर का दाग उस पर नज़र आने लगता है। अब क्वेश्चन जो फ्रेम किया हुआ आप देखिए कि नेम द इंडिकेटर प्रेजेंट इन द करी स्टेन। उस करी स्टेन में अब इंडिकेटर क्या इस्तेमाल किया गया और किस वजह से वो करी स्टेन आप देख रहे हैं वहाँ। एक्सप्लेन द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड, कैसे कलर चेंज हुआ, वाइट था फिर येलो हुआ, फिर रेडिश ब्राउन, फिर येलो हुआ, कैसे। इज द सोप एसिडिक और बेसिक। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप सक्षम होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम आते हैं, अब एसिड के डिफरेंट थियरीज हैं, एसिड को डिफाइन करने के डिफरेंट थियरीज आए, लेकिन सारे थियरी आपको 10th में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि टेस्ट की बात हो गई, इंडिकेटर की बात हो गई, तो हमेशा आप एक्सपेरिमेंट नहीं ना करते रहेंगे, इंडिकेटर डाल डाल के नहीं ना देखते रहेंगे। तो कोई और तरीका, केमिकली आसान तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से या जिसके बेसिस पर हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकें। तो वैसे तो एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए आर्हेनियस थियरी है, लुईस कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है, लेकिन आपको 10th क्लास तक आर्हेनियस थियरी सफिशिएंट है डिफाइन करने के लिए एसिड बेस, और वही आपको बताई भी जाएगी। बाकी जो लुईस कंसेप्ट है या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है, ये सब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, आर्हेनियस ने डिफाइन किया एसिड को कि an acid is a compound which when dissolved in water forms hydronium ion as the only positively charged ion। एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ड्राई HCl is a gas which when dissolved in water ionizes as given below। यहाँ HCl का आयनाइजेशन आप देखिए, HCl वाटर में जा रहा है, H प्लस Cl माइनस में आयनाइज हो जा रहा है। अब ये जो H2O का प्रेजेंस है वो फर्दर यहाँ H प्लस से मिल करके H3O प्लस, इस H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। या तो आप इस आयनाइजेशन को 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, जैसे हम दिखाए हैं, HCl एरो पर H2O लिखे हम, H प्लस प्लस Cl माइनस में आयनाइज हुआ, फिर उसका H प्लस H2O से मिल करके H3O प्लस बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। या फिर 1 स्टेप में आप लिख सकते हैं डायरेक्टली HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इससे फिर से देख लीजिए, HCl प्लस H2O, H3O प्लस प्लस Cl माइनस।
इससे फिर से देख लीजिए, HCl प्लस H2O H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब एसिड को हम क्लासिफाई करेंगे कि भाई कितने तरह के एसिड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस खोजेंगे कि किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए उनको। तो अब देखिए यहाँ 2-3 बेसिस हमने लिया है। पहला बेसिस हमने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहाँ से वो निकल के आते हैं, और उसमें 2 एसिड लिया गया है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, साइट्रिक एसिड की या एसिटिक एसिड की, या बहुत सारे एसिड हैं, मैलेइक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ये जनरली वो एसिड्स होते हैं जो लिविंग सोर्सेज से हमारे पास आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल लिविंग सोर्सेज, वो सोर्स प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड हैं। आप एसिटिक एसिड का सोर्स जानते ही हैं, विनेगर होता है। फॉर्मिक एसिड रेड एंट्स, लाल चींटियों में होता है, और सबसे पहले फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर भी कराया गया था लाल चींटियों से ही लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ में बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंट्स, और चूँकि वो काफ़ी इनह्यूमन प्रोसेस था इसलिए बाद में उसको बंद किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एसिड्स जो लिविंग थिंग्स में हैं, प्लांट्स में हैं, एनिमल्स में हैं। अब जैसे सार मिल्क है, दूध फट जाता है, तो दूध फट जाता है तो वो पूरी तरह से दही नहीं हो जाता है, वो दूध फटता है लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से। आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस उस पर अटैक करता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए दूध सावर मिल्क बोलते हैं, दूध खट्टा हो जाना। दूध खट्टा हो जाना का मतलब दूध फट जाना। दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो होते हैं इनके सोर्स होते हैं मिनरल जो अर्थ में पाए जाते हैं। अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल्स जो हैं उनसे इनऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। अब जैसे मिनरल में क्या है, आपको सोडियम क्लोराइड है जिसको ब्राइन भी कहा जाता है, NaCl। अब सोडियम क्लोराइड से कौन सा एसिड मिल जाता है भाई, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। उसी तरह से कुछ सल्फेट्स वगैरह हैं या सल्फाइड्स हैं, उनसे क्या मिल जाता है, तो उनसे सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। कुछ नाइट्रेट्स हैं जैसे चिली साल्ट पीटर है, पोटेशियम नाइट्रेट है जिसको नाइटर कहा जाता है। बेटा ये सब थोड़ा सा आगे पढ़िएगा और ज़्यादा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनका सोर्स जो होता है वो मिनरल सोर्स होता है, इसलिए इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। बार बार आपको मिनरल एसिड्स करके मिलेगा, इसलिए इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो फॉर्मली देखिए कि द एसिड्स which are obtained from minerals of the earth are known as inorganic acids. They are also known as mineral acids, and the examples are hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. दूसरा हम क्लासिफिकेशन का बेसिस लेते हैं कि वो कैसे डिसोसिएट या आयोनाइज होते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में जाने के बाद उनका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कैसे होता है, और उसके बेसिस पर जो एसिड क्लासिफाई होकर के आते हैं उनका क्या नाम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। और बड़ी आसानी से आप बस इतना ही समझिए कि द एसिड्स दैट डिसोसिएट्स या आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एन एक्वस सॉल्यूशन टू रिलीज H+ आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखिए यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीटली टर्म मैंने लिखा है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी आयनाइजेशन 100% नहीं होगा, डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, इसलिए ऑलमोस्ट टर्म लगाना जरूरी होता है। वैसे हम मान के चलते हैं कि इसी वजह से ही तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि फ्री आयंस, मोबाइल आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो खैर वो तो मैटर अलग का है, जहाँ प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाएगा एसिड का, वहाँ बताया जाएगा कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। और इसीलिए जब एक्टिविटी आप देखिएगा, एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन में, नमक के सॉल्यूशन में और एसिड के सॉल्यूशन में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगा करके और बल्ब दिया जाता है कि बल्ब किस में जलता है। तो आप पाएंगे कि जो एसिड का सॉल्यूशन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, उसमें आप देखिएगा कि बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन ग्लूकोज के सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होगा। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो ये बाद की बात है, ये प्रॉपर्टी में देखेंगे, लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन अगर हम बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कंप्लीट आयोनाइजेशन करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और वीक एसिड्स वो होते हैं जो डिसोसिएट तो करे एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन पार्शियली, और वो लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करे, इनको वीक एसिड्स कहा जाता है। ये इनका ज़्यादा आयनाइजेशन होगा तो मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करेंगे, इनका कम आयनाइजेशन होगा, कम डिसोसिएशन होगा तो लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करेंगे। और इनके वीक एसिड्स के एग्जांपल फॉर्मिक एसिड हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, इसी के प्रेजेंस से रेन वाटर थोड़ा एसिडिक होता है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी सारे मिनरल एसिड्स जो होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और ठीक उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब आपको वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की, जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन इन वाटर। अब देखिए कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। पहले ये दोनों टर्म आपको समझना होगा। तो फॉर्मल डेफिनेशन कंसंट्रेटेड एसिड का और डाइल्यूट एसिड का हम बाद में बताएंगे, पहले आपको हम समझाएं इस चीज़ को। जैसे एक शीशे का ग्लास ले लीजिए, शीशे के ग्लास में 3/4 पानी ले लीजिए, 2 शीशे का ग्लास लीजिए, दोनों में पानी बराबर लीजिए। एक ग्लास में 6 चम्मच चीनी डाल दीजिए और दूसरे ग्लास में 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। मीडियम दोनों में सेम है, दोनों में वाटर है, दोनों में कंटेंट भी आपने सेम लिया है। एक में आपने 6 चम्मच चीनी डाला और दूसरे में आपने 2 चम्मच चीनी डाला, दोनों को डिज़ोल्व करना शुरू कराइए। शरबत तैयार हो गया, शरबत तैयार हो गया तो नींबू मिला के पी जाइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मिठास किस में ज़्यादा होगी? या अगर थोड़ा सा और हम उसको हिंदी का टर्म इस्तेमाल करें तो पूछें हम आपसे कि गाढ़ा कौन होगा, पतला कौन होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि जिसमें 6 चम्मच चीनी डाले हैं ना सर, वो गाढ़ा होगा और मीठा भी होगा, और जिसमें 2 चम्मच चीनी डाले हैं वो थोड़ा पतला होगा और फीका होगा सर, वो बहुत मीठा नहीं होगा। तो बेटा हो गया डेफिनेशन आपका कंसंट्रेटेड एसिड्स का भी और डाइल्यूट एसिड्स का भी। तो फॉर्मली बस देख लीजिए कि दोज एसिड्स दैट हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड डिज़ोल्व इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अब सवाल है कि कम अमाउंट ऑफ वाटर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे तो वो कंसंट्रेटेड होगा, और डाइल्यूट एसिड्स होंगे दोज एसिड्स दैट हैव रिलेटिवली
less amount of acid dissolved in large amount of water are called dilute acids. Although कि शरबत के लिए हमने कंटेंट दोनों में बराबर लिया था, फिर भी एक में चीनी कम लिया था, तो जिसमें कम लिया था वो डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हुआ और जिसमें ज़्यादा लिया था वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तैयार हो गया। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हमने आपको एसिड का यहाँ डिस्कस किया।